हेलो एवरीवन। आज मैं मैथ्स का क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में मैं पिछले वर्षों में जितने रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जो भी हो, टेक हो, नॉन टेक हो, ग्रुप डी हो, उस सब का मैं आज सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। और ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा प्रश्नों को कि कम समय में कैसे बना सके, सिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है। मार्ग को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से या 40 किलोमीटर की गति से चलने वाली बस से या फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की। उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि मार्ग को 4.5 घंटे में 220 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। उसने क्या किया, 60 किलोमीटर प्रति आवर की दर से ट्रेन से यात्रा, मतलब ट्रेन का स्पीड था 60 किलोमीटर, बस का स्पीड था 40 किलोमीटर। तो बोला जा रहा है कि उसने बस द्वारा कितना समय लिया। ध्यान ध्यान देंगे इस बात को कि बस द्वारा कितना समय लिया। तो हम यहाँ मान लेंगे कि बस के द्वारा मान लेंगे कि x समय लिया, ठीक। फिर ट्रेन के द्वारा कितना लिया, ट्रेन के द्वारा कितना लिया, बस के द्वारा x समय लिया, तो ट्रेन के द्वारा तो x ले लिया, कुल समय लिया 4.5 घंटा, और बस के द्वारा लिया x घंटा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 4.5 घंटा में से x घटा देंगे, यही तो आएगा ना, ठीक। अब प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि हमको निकालना है, ठीक ना। तो आप देखिए क्या हो, इसको हम बैठाएंगे। हमको पता है कि स्पीड बराबर, मतलब गति बराबर क्या होता है, गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। गति बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक। अब हमको इसको दूरी पे अरेंज करेंगे, क्योंकि दूरी हमको दिए हुआ है इस प्रश्न में 220 किलोमीटर का यात्रा करना है टोटल। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा गति गुने समय, ठीक। अब इसको हम बैठाएंगे। देखिए हम कैसे बैठाएंगे, जैसे कि बस के द्वारा x घंटा लगा समय, और गति कितना है, समय x घंटा लगा, और गति कितना है इसका, बस का गति है आपका 60 किलोमीटर ट्रेन से, 40 किलोमीटर की गति बस से, तो 40 किलोमीटर यहाँ दे देंगे, प्लस मतलब कितना दूरी तय किया बस के द्वारा, ठीक। अब ट्रेन के द्वारा कितना किया दूरी तय, ट्रेन के द्वारा 60 किलोमीटर गति हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रेन के द्वारा समय कितना लिया, 4.5 घंटा माइनस x। अब टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 220 किलोमीटर। अब इसको तोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए क्या होगा, जल्दी से तोड़ते हैं। 40x प्लस 60 को इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 यानी कि ये सुना कट जाएगा, 6 5 30 के 0, 3 6 6 24 3 27, 270 हो गया। और ये 6x माइनस क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इक्वल टू 220 हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। नहीं, ये 60x हो जाएगा ना यहाँ, मतलब इसका सुनना कट गया, तो 60x यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ आएगा, तो इसका क्या कर देंगे, मतलब अब ये है माइनस है, तो ये माइनस से प्लस जाएगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस 20x दे देंगे, इक्वल टू, कोशिश करेंगे मतलब शॉर्ट में इसको ज्यादा बढ़ाने का नहीं, कोशिश करेंगे दिमाग में कैलकुलेशन करने का। तो कितना हो जाएगा, 270, यानी कि इधर जाएगा तो माइनस 270 हो जाएगा, माइनस 270 और प्लस 220। अब देखिए यहाँ है माइनस है, और यहाँ माइनस से प्लस घटेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 20x इक्वल टू ये माइनस 50x, 50 हो जाएगा। ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा,
5/2 इक्वल टू 2.5 आवर हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसका कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा। तो इसका ऑप्शन क्या है, 2.5 घंटा है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। समझ में आ गया ना कैसे किए, एक बार और बता दे रहा हूं। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मार्ग को टोटल दूरी इतना तय करना था 4.5 घंटा में, हम बस का मान लिए, ट्रेन का तो 4.5 घंटा में से x घटा देंगे, वही ट्रेन का आ जाएगा। यहाँ से क्या किए, हम दूरी निकाले, गति गुने समय होता है, दूरी बराबर गति गुने, गति कितना है 40 किलोमीटर बस का है और x किलोमीटर किसका है, आपका ये टाइम है, और 60 किलोमीटर यहाँ क्या है, ट्रेन का गति है, और समय कितना लिया, ये 4.5 माइनस एक्स, टोटल इतना। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे सबको, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, इतना आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या है, ये कुछ डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को देखना है और आंसर देना है। यहाँ ऋण ब्याज दिया हुआ है 2016 में एक कंपनी का परिचालन लागत नीचे दी गई है, मतलब उसको चलाने का जो होता है लागत वो दिए हुआ है। 2016 में ऋण ब्याज में चला गया उसका 25%, वेतन में 50% और टैक्स में यानी कि कर में 25%। 17 में 25% ऋण ब्याज में, 55% वेतन में और 20% आपका चला गया टैक्स में। तो क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि 216 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन, मतलब परिचालन पर 216 में किया गया वो दे दिया हुआ है 120 लाख है। 2016 में 120 लाख दे दिया है, ठीक, कुल दे दिया है, ठीक ना। और 2017 में भी दे दिया है, 2017 में कितना दिया है आपका 150 लाख दे दिया हुआ है, 150 लाख, यानी कि उसका 150 लाख क्या लगता है, कुल व्यय है, कुल व्यय है, यानी कि इसमें सब मिला हुआ है, ब्याज भी मिला हुआ है, वेतन भी मिला हुआ है और टैक्स भी मिला हुआ है इसमें। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था। अब देखिए वेतन पे कितना खर्चा किया था, यानी कि 2016 में 50% किया था, 2016 का बोल रहा है कि वेतन पे कितना वेतन पे कितना कर रहा है इसका 50%, 50% मतलब 50/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, ये 60 से काटेंगे यानी कि 60 लाख हो गया, ये आपका 2016 का हो गया, 2016 का 60 लाख हो गया, ठीक। अब 2017 का वेतन कितना हुआ, 2017 में वेतन पे 55% खर्च किया था, कितना 55%, यानी कि 150 लाख का 55% खर्च किया था किसमें, आपका 2000 वेतन पे। तो इसको काटेंगे हम, इसको काट दिए, 5 तिये 15, 5 दूनी 2, ठीक। अब देखिए 5, अब इसको 3 गुने 55/2 हो गया, ठीक, 5 तिये 15, 5 तिये 15 1 16, इतना हो गया। अब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, दो हजार सत्रह में कितना है आपका 150 का 55%। अब इसको काटिए 3 2 यानी 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुने 55/2। अब मल्टीप्लाई किए 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 1 16 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16 और 2 5, 82.5, ठीक है। इसका 82.5 है, यानी कि 2016 में 60 लाख लगा था और 17 में 82.5 लाख खर्च हुआ था। तो बोल रहा है कि 2016 की तुलना में 17 में कितना अधिक लगा था। तो हम इसको माइनस कर देंगे,
82.5 लाख से 60 लाख को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 22, यानी कि 6.5 लाख। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ 22.5 लाख, यानी कि डी आंसर हो जाएगा जी। ओके, समझ में आ गया। एक बार और देखेंगे। 2016 में परिचालन पर व्यय, यानी कि टोटल खर्चा लगता है परिचालन करने में 120 लाख लगता है। 17 में 150 लाख लगता है, ठीक। और अब देखिए वेतन में कितना लगता है, वेतन पे कितना खर्चा होता है। 2016 में वेतन पे 50% लगता है, कुल लागत का 50% वेतन में लगता है, ठीक। और 2017 में कितना लगता है 55%। तो हम यहाँ से 55% लिखा दे, मतलब 150 लाख का 55% निकाल दिए, हमारा 82.5 लाख आ गया, हमारा यहाँ आ गया 60 लाख आ गया। तो हम क्या करेंगे, कितना अधिक था 2017 में, तो 2017 में इसको और इसको माइनस कर दिए तो 22.5 लाख अधिक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सॉरी, अब इसमें क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें। पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और पाइप बी को इसे 6.25 यानी कि 6.25 घंटों का समय लगता है। जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगा। पाइप बी को कितने समय के लिए खोला गया था। टफ क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से देखिए इसको। पाइप ए एक खाली टंकी को, यहाँ देखिए थर्ड है, ए एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है। बी एक टंकी को यानी कि 6 इसको हम क्या करेंगे बट्टा में तोड़ लेंगे हम, यानी कि 6 1.4 बराबर 6 चौक 24 एक 25 ऐसे कर देंगे। और अब इसका हम कुल निकाल लेंगे, कुल यूनिट कितना, मतलब ये दोनों मिल करके मतलब इसको भरने में कितना यूनिट चाहिए, कितने यूनिट का जरूरत पड़ेगा, टोटल यूनिट निकालेंगे इस तरह से। जैसे कि इसको नीचे वाला छोड़ देंगे, ठीक, ए का इतना, 6 का इतना, है ना। और इसको हम कुल निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले करके इसका इफिशियंसी निकाल देंगे, इफिशियंसी कितना है इसका, फिर इफिशियंसी से हम करेंगे इसको। देखिए हम कैसे करते हैं, जैसे कि 25 और 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ कुल 25 यूनिट हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, ठीक। फिर इसका कितना है, ये 25 इकाई 25। अब देखिए ये 25 यूनिट टोटल भरना है हमको, 25 यूनिट, तो 25 बट्टा ये मतलब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका 4 एफिशिएंसी आ जाएगा, यानी 4 यूनिट एक घंटे में। ये एक घंटे में कितना काम करेगा, ए 5 यूनिट, और ये बी जो है 1 घंटे में कितना करेगा 4 यूनिट, इतना हो गया। फिर हम जा रहे हैं, जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया गया। अब देखिए इसको बंद किया गया, लेकिन ये तो चलता ही रहा, है ना, कर दिया गया, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटों का समय लगा। अब देखिए ए तो पूरा किया काम, ए जितने समय तक मतलब वो नल चालू था, जितने समय तक टंकी भरा उतना समय तक तो काम किया, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए जो है 3.4 यूनिट में 4 घंटे में कितना काम करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 चौका 20 0 5 तिया 15 तो 17, यानी कि ए जो है कुल समय में कितना काम किया 17 यूनिट। अब देखिए यहाँ 25 यूनिट कुल है काम, लेकिन कुल काम ए के द्वारा कितना किया गया 17 यूनिट, तो हमारे पास कितना बचा 8 यूनिट बचा। तो 8 यूनिट जो बच गया वो बी के द्वारा काम किया गया होगा,
इतना समझ में आ गया? ठीक, फिर से हम समझाएंगे, देख लीजिए। बी के द्वारा, तो बी का कितना है, बी का मतलब 4 यूनिट काम करता है 1 घंटे में, तो बी 8 यूनिट कितना घंटा में काम करेगा, 2 घंटा में काम करेगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी आएगा, इसका आंसर आएगा बी। एक बार और हम बता दे रहे हैं, मतलब क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, पाइप ए एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक। बी है यानी कि 6.25 घंटे में भर सकता है बी। तो हम दोनों का कुल निकाल दिए, कुल कितना यूनिट मतलब भरा, ठीक ना, कुल हम निकाल दिए इसका। अब देखिए कि 1 घंटे में 5 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है ए, और बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मतलब दोनों पाइप को चालू कर दिया गया, ठीक, और कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया। तो कहा जा रहा है कि बी जो है कितने देर तक चालू रहा, है ना। तो बी कितने देर तक चालू रहा, इसके लिए क्या करेंगे, ए तो पूरे समय काम किया ना, ए जो है 3.4 घंटा में टंकी भरा, तो पूरे समय में काम किया, ठीक, पूरे समय में काम किया। तो कितना यूनिट काम किया, 17 यूनिट काम किया, ठीक। तो बच गया कितना यूनिट, 8 यूनिट। ये 8 यूनिट जो है बी के द्वारा काम किया गया था, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक बात याद रखेंगे कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, यानी कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, योग होता है n-2। इसको याद रखेंगे, इस टाइप का पूछा जाता है 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ से एकदम आसान है, कैसे, ये बोला जा रहा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग दिए हुआ है, यानी कि आंतरिक कोणों का योग 1260 दिए हुआ है ना। और हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है इसका n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना। अब इसको काटेंगे, 0 0 कट गया, 18 से 126 आएगा, 18 पंचे 90, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक है ना। 7 इक्वल टू n-2, ये हो गया। फिर इसको n इक्वल टू, n इधर लिया है तो n इक्वल टू 7 + 2 इक्वल टू 9 हो जाएगा इसका आंसर। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ। बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, फॉर्मूला होता है n-2। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितनी भुजा होगा, बोल रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, है ना। तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग n-2 180 डिग्री, और हमको क्वेश्चन में दे दिए गए 1260 है टोटल, ठीक ना। तो हम फॉर्मूला पे बैठा दिए, इस तरह से 9 भुजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा इसका प्रोसेस में नहीं जाना है, दिमाग लगाना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है, अगले क्वेश्चन पे जाना है। तो एक प्राकृत संख्या है, एक यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है एक प्राकृत संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणज है या 3 के गुणक से कितना अधिक हो सकता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक प्राकृत संख्या का वर्ग 1 को छोड़ करके या तो 3 का एक गुणज है या 3 से गुणज से कितना अधिक हो सकता है, बस लिख देंगे इसको। क्या लिखेंगे, एक प्राकृत संख्या मान लीजिए क्या है, 1 तो नहीं दे रहा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब इसका कह रहा है क्या कि इसका वर्ग 9, इसका वर्ग ये। अब बोला है इसका वर्ग या तो 3 का गुणज है, 3 का गुणज ये है, 3 का गुणज है, या 3 से कितना अधिक हो सकता है, 3 से 1 अधिक हो सकता है, यानी कि
5 ये 15, एक अधिक हो सकता है, देख रहे हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका, डी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदने पे अस्मिता को 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए, सीपी, एसपी सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस। हमारा यहाँ क्या कह रहा है, सीपी कितना कह रहा है, 45 रुपये में खरीदा, कितना, 45 रुपये में खरीदा है, और बोल रहा है कि 20% लाभ कमाना है, तो क्या रखना चाहिए सेलिंग प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 गुने 120 बढ़ा देंगे, बस क्या हो जाएगा, 0 0 5 दूनी 10 और 9 5 45, 6 के, यानी कि एसपी क्या हो जाएगा, 54 रुपया। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस, एक जूट बैग को 45 रुपए में खरीदने पर उसको 20% लाभ अर्जित करना है, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 20% यानी 45 का 120 निकाल दिए, 54 रुपए में बेचेगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा है, ये थोड़ा हिलाने वाला क्वेश्चन है। पाइप ए और बी एक साथ काम करते हैं तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे एक बार और। पाइप ए और बी एक साथ काम करते हैं, ठीक, तो एक खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटे लगेंगे। तो ए अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। क्वेश्चन हम पढ़ लिए, अच्छी तरह समझ में आ गया है क्वेश्चन। अब इसमें हम लिखते जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन ए और बी, पाइप ए और बी है ना, तो ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं, खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। इतना समझ में आ गया। फिर 8 घंटे साथ करने के बाद बी बंद कर देता है, एक खुला रहता है, तो एक खुला रहता है, तो इस टैंक को भरने में कुल 28 घंटा लगता है। अब ए अकेला, अब यहाँ मान लेंगे कि ए अकेला x घंटा काम किया, x घंटा में भर देता है टंकी, और a प्लस बी 24 घंटे में भर देता है। यहाँ से हम देखेंगे a प्लस बी, ठीक, और ये x, ये a प्लस बी का काम है और ये x का काम है। अब देखिए a प्लस बी जो है एक साथ काम करता है, एक साथ काम करता है, तो कितना देर काम करता है, 8 घंटे काम करता है, और x यानी कि टोटल काम 28 घंटा चलता है, तो बोल रहा है इस टैंक को भरने में 28 घंटा लगता है, तो x कितना देर काम करेगा, x बाकी b घंटे में काम कर देगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। यानी कि a प्लस बी 8 घंटा साथ काम करेगा, x अकेले 20 घंटा काम करेगा। यहाँ हम क्वेश्चन से जाएंगे कि एक काम को करने में कि a प्लस बी को 8 घंटा यानी कि 8/24 पार्ट काम करेगा। कितना काम का कितना पार्ट काम करेगा, 8/24। ठीक, और ए कितना काम करेगा, ए जो है कुल काम x घंटा में किया लेकिन 20 काम करेगा, है ना। यानी कि एक काम का
एक काम का ए प्लस बी मिलके इतना पार्ट काम करेगा और ए अकेले इतना पार्ट काम करेगा और एक काम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 20/x बराबर 1 माइनस 8/24। ठीक, 8/24। तो इसको निकालेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे 20/x इक्वल टू 24 यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 8, 8 3 24, 8 दूनी 16/24 है ना। यहाँ 4 5 20, 4 चौका 16 है ना, 6 चौक 24 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 घंटा, यानी कि a जो है 30 घंटा काम करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए एक बार और बता रहे हैं। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर 24 घंटा में काम करता है। ठीक, ए और बी साथ काम करता है 8 घंटे तक, उसके बाद ये बी छोड़ देता है काम को और इस तरह से कुल काम कितना घंटे में होता है 28 घंटे में होता है। तो कहा जा रहा है कि ए जो है कितना देर काम किया, मतलब ए जो है कि कुल कितना देर में काम करेगा एक काम को। तो हम कैसे बैठाए हैं कि मतलब a प्लस बी कितना पार्ट काम किया, इतना पार्ट काम किया और ए जो है इतना पार्ट काम किया एक काम को। ठीक, इस तरह से क्या हुआ कि हम इसको निकाल दिए ये करके कुल मतलब 30 घंटे में काम कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये हम करवा रहे हैं, ये बेसिक नहीं है, ये डिस्कशन है। डिस्कशन है तो थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा। बेसिक जब होता है तो उसमें पूरा मतलब पूरे तरीके से, पूरे फुल तरीके से बताया जाता है। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का माध्य 20 दिया हुआ है। 3 संख्या मान लीजिए x है, y है, मतलब z है। ठीक, 3 संख्या दिया हुआ है, इसका माध्य 20 दे दिया हुआ 20 दे दिया हुआ और कह रहा है कि पड़ास भी देखिए 3 संख्याओं का माध्य 20 है, इस आंकड़े वाले समुच्चय का पड़ास 12 है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 3 है। तो 3 प्राकृत संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, मतलब इसमें से जो है बड़ी संख्या कौन सा होगा। पड़ास दे दिया, पड़ास मतलब क्या होता है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या पड़ास कहलाता है। क्या इसको रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या को तो पड़ास रेंज बोलेंगे। हाँ, तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं x है, सबसे छोटी x है। ठीक, तो x है और उससे सेकेंड छोटी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, जबकि 2 सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3 है, यानी कि सेकेंड छोटी क्या हो जाएगा x प्लस 3। कैसे होगा देखिए, x प्लस 3 माइनस x घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसका यहाँ क्वेश्चन में दे रही है, ये प्रश्न से है ना, प्रश्न से। ठीक, सबसे छोटी x है, सेकेंड छोटी x प्लस 3 है और पड़ास दे दिया है, पड़ास यानी कि x प्लस 12 होना चाहिए माइनस x इक्वल टू 12। पड़ास यानी कि रेंज, यानी कि सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी यानी कि x प्लस 12 हो जाएगा। इतना समझ में आया, ये हम क्वेश्चन के अनुसार बैठे हैं। अब क्या होगा, अब क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे। जैसे 3 संख्या है, तीनों संख्या का माध्य दे दिया हुआ है 20। ठीक, माध्य क्या होता है, ये माध्य तीनों को जब हम जोड़ देते हैं और इसमें 3 से डिवाइड कर देते हैं वही माध्य हो जाता है।
तो हम क्वेश्चन के अनुसार सबसे छोटी संख्या x हो गया, मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छोटी माइनस मतलब सेकेंड छोटी माइनस छोटी बराबर 3, यानी कि ये सेकेंड छोटी हो गया और ये छोटी हो गया तो 3 हो रहा है। तो इसके अनुसार हम बैठा दिए हैं और ये परास दे दिया हुआ है, सबसे बड़ी माइनस 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब इसको हम बैठाएंगे, देखिए तीनों को क्या हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है 3 प्राकृतिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, तीनों संख्या का योग कितना हो जाएगा? तीनों संख्या का योग हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? यानी कि माध्य होता है, ये तीनों का जोड़ देते हैं, उसमें 3 से डिवाइड देते हैं, माध्य निकल जाता है। जब हम 3 से जो माध्य निकला है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका योग आ जाएगा। तो योग देखिए 3 संख्या है, तीनों संख्या को 3x प्लस 12 3 15, 12 3 15 बराबर क्या है 60 है। तीनों संख्या का योग 60 है, यानी कि 3x बराबर 45 हो जाएगा। 60 माइनस 15 यानी 45 है ना। तो x बराबर 15, 15 3 45। ठीक, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हल्का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि इसको सोल्व करने के लिए क्या है क्वेश्चन, 3 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8 गुने 52 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 यानी कि अंडर ब्रैकेट। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट को पहले करेंगे तब बड़ी ब्रैकेट को करेंगे। पहले क्या कर तब कर भाग फिर कर गुना जोड़ घटाओ, यानी कि उस पे बोर्ड मास से ये बन जाएगा। तो पहले छोटी ब्रैकेट करेंगे, तब भागा वाला करेंगे, तब गुना वाला करेंगे। देखिए 3 प्लस ये 32 भागा 8 गुने 52 डिवाइडेड बाई 9 4 13। ठीक, बराबर इसको मतलब कोशिश करेंगे कि एक लाइन में ऐसे बना दे, मन में बना दे, है ना। 13 चौका 52, 3 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 8 गुने 13 चौका 52, है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 32 यानी कि 32 नहीं, 8 चौक 32, है ना। 8 चौक 32 यानी कि 4 गुने 4, यानी कि 3 प्लस 4 चौका 16, यानी कि इसका 19 आ जाएगा आंसर। 19 आंसर इसका क्या आ जाएगा, 19 आएगा। 19 एक नंबर आएगा, एक। ठीक, समझ में आ गया ना। पहले छोटी ब्रैकेट करेंगे तो डिवीजन वाला करेंगे, बड़ी ब्रैकेट करेंगे तब आगे वाला करेंगे। ये क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है इसका, है ना। ये क्या है, एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है। एक मिश्र धातु है जिसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु है जिसको जर्मन सिल्वर बोलते हैं। जर्मन सिल्वर है और में तांबा, तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर और तांबे और जस्ता यानी कि जेडे लिख देते हैं। तांबा और जस्ता का दिए हुआ अनुपात कितना, 21:16 ये दे दिया हुआ है। अब फिर से निकेल और जस्ता दिया हुआ है, और निकेल और जस्ता भी दिया हुआ है। निकेल और जस्ता का कितना दिया हुआ अनुपात, 7 और 24, 7 और 24। ठीक, अब ये बोला जा रहा है कि मिश्र धातु में तांबा यानी कि कॉपर, जिंक, जस्ता और निकेल, निकेल का अनुपात क्या होगा। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। ये कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक यहाँ दे देंगे 21:16, और फिर बोला है निकेल और जिंक, निकेल ये हो गया। तो देखिए यहाँ उल्टा दिया हुआ है ना, इसको ध्यान देंगे।
जिंक क्या है, जिंक ये 24 है, 24 यहाँ कर दिए और 7 हो गया, इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें कर सकते हैं, इसमें 24 यानी कि 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। चलिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 48 एलसीएम होगा, तो यहाँ भी हमको लाना है और यहाँ भी लाना है 48, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसमें 3 से, इसमें 2 से, तो क्या हो जाएगा 21 दूनी 42, 16 तिया 48 और 7 दूनी 14, यानी कि अब फिर इसको 21 नहीं 21 तिया 63 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो इसमें नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही होना चाहिए, यानी कि तीनों का अनुपात कॉपर, जिंक और निकेल का क्या हो जाएगा इस पे 63, 48, 14, यानी कि बी आंसर इसका। समझ में आ गया ना। एक बार और देख लीजिए कि मिश्र धातु है, मिश्र धातु में कॉपर जिंक दे दिया हुआ है 21 और 16, ठीक है ना, और निकल जिंक दे दिया हुआ है, तो हमको निकालना है कॉपर जिंक निकेल का। कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ दे दिए, इसको यहाँ दे दिए, इसके जगह सीधे सामने। अब इसमें देखेंगे कि इसको एलसीएम लेकर के देखेंगे कि क्या आएगा, 48 आएगा, तो 48 यहाँ भी लाना है, 48 यहाँ भी लाना है, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आ जाएगा 3 से, 3 में इस पर भी करेंगे और इसमें भी करेंगे 48, ठीक है, इसमें 2 से करेंगे, इसमें भी 2 से करेंगे, तो इस तरह से इतना आ जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन लेके करके आएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। ओके बाय।